सुनो कहानी। एक था राजा, एक थी रानी। राजा का देश इस दुनिया में जन्नत का अक्स था। बुलंद वाला पहाड़ जिनकी चोटियों पर बर्फ के ताज सजे रहते थे। पहाड़ों की बुलंदी के आगे बादल भी सरनिगू रहते थे। जब बारिश बरसती थी तो पहाड़ों से चश्मे फूट बहते थे और शोर मचाते हुए झरनों की सूरत में वो नीचे उतरते थे और रास्ते के जंगलों को सैराब करते हुए शहर के बीचों बीच बहते हुए एक पुरसुकून दरिया का हिस्सा बन जाते थे। राजा के देश में जमुर्दी मर्गजारों, नीलगू झीलों, घने जंगलात, लेलहाती फसलों और खुशबूदार बागात की फरावानी थी। ऐसे बागात जिनके दरख्तों की डालियां अपने फलों के वजन की वजह से झुकी रहती थी, जिनकी फूलों की खुशबू से माहौल मुअत्तर और हवाएं मुतरिब रहती थी, जिनके परिंदों की चहकार से इंसान अपने आप को फितरत के हम रकाब महसूस करता था। राजा के महल के क्या कहने। राजा का महल आसाइश और आराइश का एक हसीन इम्तिजाज था। बड़े बड़े वसी ख्वाबगाहें, मेहराबदार चबूतरे, वसीओ अरीज बागीचे, फव्वारे और बड़े बड़े दालान। रानी को महल में हर सहूलत मैसर थी। उसकी खिदमत के लिए बेहिसाब खादिमाएं, उसके हुस्न और जमाल को निखारने और संवारने के लिए माहिर तरीन मशाताएं, उसके दिल को बहलाने के लिए मौसीकार, बहरूपिये, मस्खरे, मुतरिबाएं। उसके एक इशारे पर चीन से नफीस तरीन रेशम आ जाता था जिससे उसकी पोशाक बनती थी। उसके दूसरे इशारे पर हिंदुस्तान से सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात के बेश कीमत और खूबसूरत जेवरात आ जाते थे। एक दिन राजा ने अपने कमरे के बाहर एक छोटा सा डब्बा देखा। वो सोचने लगा ये डब्बा कहां से आया। शायद कल रात बारिश हुई थी, कोई बाहर से अंदर आया होगा तो उसके जूतों पे लगी मिट्टी से ये निशान पड़ गया होगा। उसने खुद ही सोचा और नजरअंदाज कर दिया। चंद दिन बाद वही निशान उसने दोबारा देखा और एक दिन उसने वही निशान रानी के जूतों के ऊपर देखा तो वो शक में पड़ गया। उसने बगैर किसी को बताया खामोशी से अपने खास पहरेदारों को चौकस कर दिया। जब रात हुई और सब सो गए तो रानी उठी और दबे पांव चलते हुए महल के चोर दरवाजे से बाहर निकली। रानी का रुख शहर से बाहर जाने वाली सड़क की तरफ था। पहरेदार उसके पीछे पीछे थे, मगर रानी की रफ्तार इस कदर तेज थी कि पहरेदारों को पीछा करने में मुश्किल हो रही थी। बहरहाल राजा का हुक्म था, इसलिए वो लश्तम पश्तम रानी के पीछे पीछे चलते रहे। रानी शहर से निकली, जंगल में दाखिल हुई, जंगल अबूर किया और एक गड्ढे के किनारे पहुंच गई। गड्ढे में दोज़ख दहक रही थी। शदीद तपिश, धुएं, खौफ और घुटन के बायस पहरेदारों का हाल बुरा था। उनसे रहा नहीं गया, वो वापस पलटे और राजा को जाकर सारी खबर सुना दी। रानी और दोज़ख। राजा को तो यकीन ही नहीं आया। भला रानी को इस महल में हर सहूलत मैसर है, उसे दोज़ख में जाने की क्या जरूरत है। मगर पहरेदारों का कहना था कि उन्होंने जो कुछ देखा है वो सच है। राजा ने सोचा, अब की बार मैं खुद रानी का पीछा करूंगा। जब रात हुई और सब सो गए तो रानी उठी और दबे पांव महल के चोर दरवाजे से बाहर निकल गई। राजा उसके पीछे पीछे था, मगर रानी की रफ्तार इस कदर तेज थी कि राजा को पीछा करते हुए मुश्किल पेश आ रही थी। रानी के अंदाज में वही बेकरारी और बेताबी थी जो महबूब से मिलते वक्त जाते हुए होती है। रानी शहर से निकली, जंगल अबूर किया और गड्ढे के किनारे पहुंच गई जिसमें दोज़ख दहक रही थी। उसके मुहिब शोले जहरीले सांपों की तरह फन फैलाए खड़े थे और अपने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खाको खास्तर करके जा रहे थे। रानी गड्ढे के किनारे पहुंचकर उसने अपनी बाहें वालेहाना अंदाज में फैलाई और अपने आप को गड्ढे में गिरा दिया। शदीद तपिश
जलन, खौफ और धुएं से राजा का हाल बुरा था, मगर वो किसी तरह घड़े के किनारे पहुंचा और जब घड़े के अंदर झांका तो एक हैरत अंगेज मंजर उसके सामने था। रानी खौफनाक शोलों में घिरी हुई, चारों तरफ से शोलों में घिरी हुई दीवाना वार रक्स में मसरूफ थी। जैसे कोई शोला रानी के करीब आता, रानी उससे लिपट जाती और उसके रक्स में दीवानगी और वारिफ्तगी आ जाती। उसकी रफ्तार बढ़ जाती, शोला जल जल कर भड़क भड़क कर भस्म हो जाता और रानी फिर किसी और शोले की तरफ लपकती। राजा से ये देखा न गया। वो वापस पलटा और जंगल के किनारे पहुंचकर सोचने लगा, आखिर रानी दोज़ख क्यों जाती है? वो सारा रास्ता यही सवाल सोचता हुआ आया और महल पहुंचकर भी उसने वो सारी रात टहल टहल कर गुजार दी कि आखिर रानी दोज़ख क्यों जाती है, जब उसके लिए इस महल में दुनिया की सारी सहूलतें मौजूद हैं। उसको दोज़ख में जाने की क्या जरूरत है? जब सुबह हुई और राजा ने रानी को अपने तरफ आते हुए देखा तो बेसाख्ता बेताबान अंदाज में उसकी तरफ लपका और उससे पूछा कि तुम दोज़ख में क्या करने जाती हो? रानी पुरसुकून अंदाज में मुस्कुराई, राजा के करीब आई और उसके कान में सरगोशी की। रानी ने अपना राज राजा को बता दिया। राजा को वो राज और रानी का दोज़ख जाना इस कदर पसंद आया कि उसने सोचा ये राज मेरे और रानी के बीच में नहीं रहना चाहिए, बल्कि सारी दुनिया में फैल जाना चाहिए। उसने अपनी सल्तनत के 10 बेहतरीन नौजवान मुंतखब किए और उन्हें रानी का वो राज बता दिया और उन्हें हुक्म दिया कि वो चारों तरफ सारी दुनिया में फैल जाए और लोगों को रानी के इस राज से आगाह करें। वो नौजवान मुख्तलिफ इलाकों में फैल गए और यूं ये राज नस्ल दर नस्ल, सीना ब सीना, एक जगह से दूसरी जगह, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक जमाने से दूसरे जमाने तक चलता रहा। चलते चलते ये राज एक ऐसी जगह पहुंचा जहाँ एक छोटी सी रियासत थी जिसका एक राजा था और उसका एक बेटा था। वो बेटा शहजादा था और अपनी जिंदगी ऐशो इशरत में गुजार रहा था, लेकिन जब उस तक रानी का वो राज पहुंचा तो उसने भी अपनी ऐशो इशरत की जिंदगी तर्क कर दी। वो जंगल जंगल निकल खड़ा हुआ और सच और हकीकत की तलाश के लिए दोज़ख में उतर गया। वो घूमता रहा एक गांव से दूसरे गांव, एक बस्ती से दूसरी बस्ती, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, और फिर वो थक हार कर एक बूढ़े बरगद के पेड़ के नीचे उसके तने से टेक लगाकर बैठ गया और आंखें मूंद ली। और जब उसने आंखें बंद की तो उसे उसकी जन्नत मिल गई, उसे निर्वाण नसीब हुआ, खुदा का इरफान नसीब हुआ। आज हम उस शख्स को, उस शहजादे को गौतम बुद्ध कहते हैं, महात्मा बुद्ध कहते हैं। उसने ऐशो इशरत की जिंदगी छोड़कर रानी के उस राज की तकमील में मुशक्कत, जिद्दोजहद, मेहनत के दोज़ख में कदम रखा। सच और सदाकत की तलाश में उसने उस दोज़ख में कदम रखा जिसके इख्तिताम पर एक हमेशा हमेशा कायम रहने वाली जन्नत उसकी मुंतज़िर थी। रानी का ये राज चलते चलते एक ऐसी जगह पहुंचा जहां एक बहुत बड़ा आतिशकदा था। उस आतिशकदे का जो सबसे बड़ा राहिब था, उसका एक प्यारा सा बेटा था जिसने उसके बाद राहिब बनना था और वो सारी ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारनी थी जो राहिबों का तुरा इम्तियाज होती। मगर वो जब रानी के इस राज को उसने सुना तो उसने भी वो अपने ऐशो इशरत की, आराम की, सुकून की जिंदगी तर्क कर दी और जंगल जंगल घूमने लगा। वो ईरान के एक एक चप्पे को छानता हुआ इराक पहुंचा, इराक से शाम, और शाम के बाद वो एक ऐसे नखलिस्तान पहुंचा जो चारों तरफ से खजूरों के दरख्तों से घिरा हुआ। उस लड़के ने अपनी ऐशो इशरत की जिंदगी सच और सदाकत की खातिर, सच और सदाकत की तलाश में दोज़ख में गुजारी, जिसके इख्तिताम पर उसे मदीना मुनव्वरा में अपनी जन्नत मिल गई जब उसने हुजूर अनवर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर देखा। आज हम उस लड़के को हजरत सलमान फारसी कहते हैं।
उन्होंने भी उस दोज़ख में कदम रखा जिसके इख्तिताम पर हमेशा हमेशा कायम रहने वाली जन्नत उनकी मुंतज़िर थी। रानी का ये पैगाम इसी जमाने तक महदूद नहीं रहा, बल्कि और आगे चलता हुआ एक ऐसे शख्स तक पहुंचा जो उस वक्त अपनी फन की, अपने शोबे की बुलंदी की मेराज पर था। उस जैसा माहिर वकील पूरे शहर में नहीं था। उसके पास इज्जत भी थी, दौलत भी थी, शोहरत भी थी, और वो हसीन और जमील, वजी और शकील इंसान था। वो चाहता तो अपनी सारी जिंदगी अपने पेशे के अंदर गुजारता और खूब पैसा कमाता, खूब नाम कमाता, मगर जब रानी का वो पैगाम उस तक पहुंचा तो उसने अपनी वो जिंदगी तर्क कर दी और सियासत के दोज़ख में कदम रखा। 35 बरस तक वो शख्स अपनों से, परायों से, अंग्रेजों से और सारे दुश्मनों से लड़ता रहा। उस चौमुखी जंग ने उसको निढाल कर दिया, बीमार कर दिया, लेकिन वो अपने मकसद पर डटा रहा। उस शख्स को उसकी जन्नत 14 अगस्त 1947 को मिली, जब उसने एक हसीन मुल्क का ख्वाब पाया, तकमील तक पहुंचाया। हम उस शख्स को कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं। रानी का ये पैगाम अफ्रीका के सहराओं तक भी पहुंचा, जहां एक सियाह फाम शख्स जिसको महज चमड़ी के रंग की वजह से मुस्तरद किया जाता था, बल्कि इंसान ही नहीं समझा जाता था, उस तक पहुंचा तो वो भी अपने हक की खातिर उठ खड़ा हुआ। वो चाहता तो किसी मगरबी मुल्क में शहरियत ले सकता था, अमेरिका चला जाता, या अपने गांव में बैठा आराम से हुक्का कशी करता रहता, मगर वो उठा और उसने अपनी जद्दोजहद के दोज़ख में कदम रखा, सियासत के दोज़ख में कदम रखा, ताकि उस जैसा कोई और शख्स फिर महज चमड़ी के रंग की वजह से मुस्तरद न किया जाए। उसने 27 बरस कैदे तन्हाई काटी, जिसके इख्तिताम पर उसके पास एक ऐसा अफ्रीका था, एक ऐसा मुल्क था जहां चमड़ी के रंग की बुनियाद पर किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होती। गोरा हो या काला, सब एक ही सफ में खड़े होते। हम उस शख्स को नेल्सन मंडेला कहते हैं। रानी का ये पैगाम एक ऐसी लड़की तक भी पहुंचा जो 18-19 बरस की थी। वो चाहती तो अपनी जिंदगी आम लड़कियों की तरह बसर करती, शादी करती और अपनी घर गृहस्थी के काम करती, या अपने किसी शोबे को मुंतखब करती और उसमें कमाल पैदा करती, लेकिन उसने इंसानियत की खिदमत के दोज़ख में कदम रखा। आज हम उस औरत को माँ कहते हैं, मदर टेरेसा, जिसने खिदमत की ऐसी आला मिसाल कायम की कि उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। इसी तरह रानी का यह पैगाम एक जर्मन डॉक्टर तक पहुंचा, जिसके सामने एक वसी और ताबनाक मुस्तकबिल था, एक रोशन मुस्तकबिल, जिसमें उसके पास पैसा भी होता, दौलत भी होती, शोहरत भी होती, मगर वो एक गरीब मुल्क के टीबी के मरीजों के खिदमत के लिए इस मुल्क में आई, इस दोज़ख में उतरी। उसने शबो रोज मेहनत करके पाकिस्तान के अंदर टीबी के मरीजों के इलाज मुआवजे में खिदमत की ऐसी आला मिसाल कायम की जिसकी कोई और मिसाल नहीं। ऐसे मरीज जिनको उनके लवाकिन हाथ लगाने से डरते हैं, इस औरत ने उन्हें लिया और उनके इलाज मुआवजे और उनकी खिदमत में अपनी सारी जिंदगी बसर कर दी। हम उन्हें डॉक्टर रोथ फाउ कहते हैं। दोस्तों, जिंदगी गुजारना बहुत आसान है, इस कदर आसान कि आप ना भी चाहें तो ये गुजर ही जाएगी, मगर मकसद बनाना और उस मकसद के लिए किसी नस्बुल ऐन का तयन करना और फिर उसकी खातिर जिद्दोजहद करना, और ऐसी जिद्दोजहद करना कि आप अपने आप को फरामोश कर दें, तब जाकर कहीं जन्नत मिलती है। इस दोज़ख में उतरे बगैर उस जन्नत का कोई मजा नहीं। जब तक आप अपनी सलाहियतों को बेदार नहीं करेंगे, दोज़ख में उतरेंगे नहीं और चारों तरफ से शोलों में गिरे नहीं होंगे, तब तक आप अपनी बका की जंग नहीं लड़ सकते। और जब आप अपनी बका की जंग लड़ रहे होंगे तो आपके साथ आपके वो भाई बहन भी होंगे जो आप ही की तरह, आप ही के दाद रसी के मुंतजिर होंगे, आप ही की तरफ उम्मीद और हौसले से देख रहे होंगे।
तो आप उनको भी अपने साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। यूं कदम से कदम मिलाएंगे और कारवान बढ़ता जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें अपने नर्म तकियों, नर्म बिछौनों से ऊपर उठना पड़ेगा। हमें अपनी जात से ऊपर उठना पड़ेगा। हमें अपने कल को देखने के बजाय अपनी कौम का कल देखना पड़ेगा, अपनी अगली नस्ल का कल देखना पड़ेगा। और जब हम इस काम में लग जाएंगे और इसमें अपनी सलाहियतें सर्फ करेंगे, तो यकीन जानिए इसका वो मजा है कि फिर आपको शायद जन्नत में भी मजा ना आए। जन्नत तो इनाम की जगह है, आराम की जगह है, सुकून की जगह है। वहां तो ख्वाहिश का नाम ही, वहां तो इरादे और ख्वाहिश का नाम ही तकमील है। लेकिन असल जन्नत ये है कि आप इस दुनिया में रहकर इस दुनिया को ही जन्नत बनाने की कोशिश करें। इसके लिए एक नस्बुल ऐन, एक मकसद होना जरूरी है। एक ऐसा मकसद जो आपकी अपनी जात से ऊपर हो, आपकी अपनी जात से बुलंद हो, ताकि आप उसमें बेलौसी और बेगर्जी के साथ अपनी सलाहियत इस्तेमाल कर सकें। और जब आप एक दफा इस मैदान खारजार में कदम रखेंगे, यकीन जानिए मुश्किलात आएंगी, और मुश्किलात आएंगी इसलिए ताकि आपको और मजबूत करें। हो सकता है नाकामी भी हो, लेकिन वो नाकामी एक और कामयाबी का पेश खेमा हो सकता है आपको ताने सहने पड़े, हो सकता है आपको मुखालफतें सहनी पड़े, हो सकता है आपको अपने घर वालों की तरफ से मदद ना मिले। लेकिन इस सब दोज़ख के इख्तिताम पर यकीन जानिए जो जन्नत आपकी मुंतजिर है, उसका मजा और उसका लुत्फ वही उठा सकते हैं जो इस पूरे अमल से गुजरे होंगे। तो जो भी आपका मकसद है, जो भी आपका नस्बुल ऐन है, उसकी तरफ पूरे दिल के साथ, पूरे वसूख के साथ, पूरे यकीन के साथ कि ये काम मैं कर सकता हूँ, और इस काम का बीड़ा लेकर उठिए। और जो काम भी आप करना चाहते हैं उस काम का बीड़ा लेकर उठिए और अपनी सलाहियतें उसके अंदर सर्फ कीजिए। अपने कंफर्ट जोन, मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, तभी आपको आपकी 100% सलाहियतों का अंदाजा होगा। जब तक आप दोज़ख में नहीं उतरेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप जद्दोजहद किस तरह कर सकते हैं, आप बका की जंग किस तरह लड़ सकते हैं। क्योंकि बका की जंग तकियों और नर्म बिछौनों पर नहीं लड़ी जाती। बका की जंग हमेशा जंगलों, वीरानों और शोलों के बीच में लड़ी जाती। इसी पैगाम के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म करूंगा। जनाब सदर